तो दोस्तों आज जो इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेशक इस टॉपिक के लिए आप यूज़ कर लेना गूगल या क्रोम, क्योंकि आज हम कराने वाले हैं एक ही क्वेश्चन से स्ट्रेट लाइन की तीनों फॉर्म। कहने का मतलब हमने स्ट्रेट लाइन की जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें ये कहा था कि हमारे पास तीन फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है नॉर्मल फॉर्म। तो उनका डिस्कशन रह गया था। आज इस वीडियो में उन तीनों फॉर्म को क्लियर करेंगे। तो देर किस बात की, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म होती है हमारी वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है जो हर बार उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो तीनों फॉर्म हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक पार्ट है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तीन फॉर्म है हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म एंड थर्ड है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में बहुत फर्क होता है। ये मत समझ लेना कि इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ भी है, इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ भी है, नहीं। दोनों का अलग अलग मतलब है। अब बताऊंगा कि दोनों का क्या क्या मतलब है। और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म, जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से बनाते ही बनाते हैं कि किसी भी नॉर्मल सिंपल फॉर्म को हम ये कह देंगे कि उसकी नॉर्मल फॉर्म बनाओ, या किसी भी सिंपल इक्वेशन दे देंगे उसको कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, या कोई भी सिंपल इक्वेशन दे देंगे उसको कहेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे 11th क्लास के 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन की पहली फॉर्म यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। तो क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई भी सिंपल इक्वेशन गिवन हो, हम उस इक्वेशन को इसकी नोटेशन में लिया है। क्या नोटेशन होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की? वो होती है y = mx + c। ये क्या होती है? ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहने का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आई, इसमें हमारे पास ये m निकल कर आया। एक तो ये m क्या है? ये होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। और ये c क्या है? देखो, जैसे हमारे पास कोई भी लाइन गिवन हो इस तरह की, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये थीटा जो है उसका अगर हम tan ले लें, मतलब tan थीटा निकाल दे, तो वो क्या निकल कर आती है? स्लोप निकल कर आती है। इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट। लेकिन जो हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट के लिए नहीं मानी जाती। वो तो हमारे पास सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी, उसमें बताएंगे कि हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है। लेकिन जो हमारी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये सिर्फ स्लोप निकालने के लिए यूज होती है कि किसी भी सिंपल इक्वेशन को इसकी नोटेशन में लिया है और वहां से हमें स्लोप मिल जाएगी। कैसे? जैसे जो ये x का कोफिशिएंट दिखता है ना, या m, ये m क्या होता है? हमारा स्लोप ऑफ लाइन। क्या होती है? स्लोप। और जो c है, जो देखो x y तो वेरिएबल है हमारे पास, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल मिलते हैं। लेकिन ये जो c है ना, ये c है हमारे पास y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। फिर इसमें x इंटरसेप्ट कहा गया। x इंटरसेप्ट की इसमें कोई नॉलेज नहीं होती है। अगली जो इक्वेशन आएगी उसमें बताएंगे कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का असली मतलब क्या होता है। तो ये जो है x का कोफिशिएंट मिलेगा वो होता है हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन। एंड जो ये c दिखता है आपको ये होता है y इंटरसेप्ट। कहने का मतलब अगर इनको मिला दें तो जो ये डिस्टेंस मिलता है ना, ये इसको ही हम नाम क्या देते हैं? c देते हैं हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये डिस्टेंस क्या होता है? c। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक इक्वेशन की लाइन है कि 2x + 3y - 6 = 0। ये हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है। इसको क्या करना होगा? पहले तो वो ये कहे कि इस इक्वेशन को ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ पहले तो। और दूसरा वो नहीं ये पूछेगा कि इसमें से स्लोप बताओ इस लाइन की क्या होगी, और y इंटरसेप्ट बताओ ये y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो ये y है ना, बिल्कुल ये अकेला होगा और एक साइड में होगा, चाहे वो राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड। और बाकी जो भी चीजें होंगी, मतलब x का कोफिशिएंट या x और जो कांस्टेंट चीज होगी वो एक साइड में होगी। क्लियर है? तो इसको देखो, ये y एक साथ रखना है ना हमें, तो इस y को हमने 3y को एक साथ यहाँ की यहाँ रख दिया और सारी चीजों को उस साइड ले गए। 2x उस साइड जाएगा, माइनस का 2x निकलेगा, ये 6 उस साइड जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब 3 को नीचे ले जाएंगे, दोनों के नीचे जाएगा, क्योंकि y हमें क्या चाहिए? अकेला चाहिए ना। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा? y = -2/3 x प्लस इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आया? 2। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म निकल कर आई इसी इक्वेशन की। तो इसमें देखो y = mx + c, कुछ ऐसी हमें फॉर्म दिख रही है। तो इसमें से हमें क्या हुआ कि ये आ गई हमारे पास इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो इस इक्वेशन की है ये क्या है? इसकी स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म। और इसमें से जो दो चीजें ये निकलवाएगा, फाइंड करवाएगा, पहला तो वो स्लोप निकलवाएगा। तो स्लोप क्या है, जो एक्स का वेरिएबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप क्या है इसकी, 2/3। m इजिकल टू क्या निकला, -2/3। और जो y इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, c यानी इसमें कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू यही है हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट क्या निकल कर आया इस इक्वेशन का, 2। क्लियर, बात समझ में आई। अब क्या होता है कि ये तो देखो हमारी क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये सिंपल इक्वेशन थी जिसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दिया और उसके हमने m निकाल दिए और y इंटरसेप्ट निकाल दिए। जर्नली जो हमारी सिंपल इक्वेशन होती है उसकी नोटेशन क्या होती है, देखो या लिख लेते हैं। सिंपल जो इक्वेशन होती है उसकी नोटेशन क्या होती है कि ax + by + c = 0। कुछ ऐसी इक्वेशन दिखती है हमें जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे 10वीं में, और आज भी सिंपल जो इक्वेशन होती है उसकी नोटेशन ये होती है कि ax + by + c = 0। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे ये m पूछ ले तो इस m का डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे। देखो इस by को एक साथ रख लेते हैं, ये दोनों चीज़ें उस साइड जाएंगे तो माइनस का ax हो जाएगा और माइनस का c। अब ये y को एक साथ रखना है तो क्या होगा, -a/b × x -c/b। इस b को हम नीचे ले गए दोनों के। तो अब देखो, अब ये भी हमारी किस तरह की फॉर्म दिख रही है, y = mx + c। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, m होता है। तो अगर कोई आपसे m पूछे तो m का फार्मूला क्या निकल कर आया, -a/b -a/b। और अगर c पूछे, c मतलब y इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, -c/b। अब देखो ये फॉर्मूले हम इस इक्वेशन में भी यूज कर सकते थे। इसमें a क्या होता है, a होता है हमारा x का कोफिशिएंट, b क्या होता है y का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट पार्ट। क्लियर है। अब देखो इसमें a क्या है 2, इसमें b क्या है हमारे पास 3 और c की वैल्यू क्या है -6। अब पहले m निकालते हैं। m का फॉर्मूला क्या था, -a/b। a कितना है 2/b कितना है 3 और माइनस है साथ में माइनस। देखो यही m यहाँ से निकला और यही m यहाँ से निकल कर आया था। क्लियर। अब एक बार c देख लेते हैं, मतलब y इंटरसेप्ट -c/b, माइनस ये है तो प्लस का क्या हो जाएगा 6 / b कितना है 3 से कैंसिल करेंगे 2 के ऊपर। तो देखो यहाँ भी हमारा y इंटरसेप्ट 2 था और यहाँ भी हमारा y इंटरसेप्ट 2 है। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन की पहली इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का हर एक चीज़ आपको क्लियर करा दी है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म, थोड़ी सी डिफर होती है लेकिन ईजी होती है। वो क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इंटरसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। अब ये इंटरसेप्ट क्या होते हैं, इंटरसेप्ट दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है हमारे पास x इंटरसेप्ट, एक होता है y इंटरसेप्ट। अब वो x और y का मतलब क्या होता है, चलो समझाते हैं। तो अब दूसरी फॉर्म के ऊपर आ गए हम। दूसरी फॉर्म है ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म का लिखने का भी अपना तरीका होता है, अपनी नोटेशन होती है। क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। ये होती है हमारी ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अलग चीज़ है, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म अलग चीज़ है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी ये होती है। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास, x और y तो क्या है, वेरिएबल है, वन कांस्टेंट है। दो चीज़ें निकल कर आई, एक होता है a और एक होता है b। अब ये a b का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म उसी इक्वेशन में हम लागू करेंगे, उसी इक्वेशन में यूज करेंगे जिसमें हमारे पास कोई इक्वेशन दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट कर जाएगी। मतलब कैसे, जैसे हमारे पास ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस होगी, तो कुछ कोई लाइन ऐसी जाएगी ना, मतलब जो x एक्सिस को भी काट के जाएगी, y एक्सिस को भी काट के जाएगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन x एक्सिस को काटती है, यानी ये जो पॉइंट होता है a0 होता है। कहने का मतलब x की वैल्यू a मान ली हमने और y की वैल्यू, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। और जो यहाँ होगी x एक्सिस की वैल्यू तो 0 होगी और y एक्सिस की मान ली b। तो ये a और b इस बला का नाम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशन x एक्सिस को काटती है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। और जो वही लाइन उसी इक्वेशन को y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर काटती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। बात क्लियर हुई। बात ये है कि ये a और b किसी दूसरी बला का नाम नहीं है, ये इस बला का नाम है कि जहाँ हमारी x की जो x एक्सिस पे जो लाइन काटेगी, जो x एक्सिस का पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा। और जो लाइन y एक्सिस पर उसी पॉइंट पर जहाँ काटेगी वो क्या होगा, उसका y इंटरसेप्ट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं b, और जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं a। और कुछ नहीं होता, बस ये होती है। जैसे हमारे पास क्या पूछेगा इसमें
क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि कोई सिंपल इक्वेशन देगा वही पीछे की तरह, और उसको ये कहेगा कि इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और हमें एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बताओ। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन हो वही ले लेते हैं कि 2x + 3y - 6 = 0। ये हमारे पास कोई सिंपल इक्वेशन गिवन हो, कोई भी हो सकती है। तो इसको हम किस तरह से हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले हमारी जो नोटेशन है उसमें क्या है, =1 है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट पार्ट है ना उसको उस साइड लेकर जाते हैं। तो 2x + 3y = क्या आ गया, 6 आ गया ना हमारे पास। अब देखो इक्वल टू में 1 कैसे आएगा हमारा, देखो ये 6 है लेकिन हमें क्या चाहिए, इक्वल टू में 1 चाहिए। तो जो यहाँ आता है ना उसको पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर दो। जैसे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो अगर ये 6 से डिवाइड किया तो पूरी इक्वेशन डिवाइड होगी, यानी यहाँ भी 6 से डिवाइड, यहाँ भी 6 से डिवाइड। क्लियर है। अब देखो 6 से तो 6 कैंसिल होगा हमारा, 2 से ये 3 पे कैंसिल, 3 से ये 2 पे कैंसिल। तो क्या बचा, ऊपर तो बचा x डिवाइडेड बाई नीचे बचा 3 प्लस ऊपर बचा y नीचे बचा 2 = 6 से 6 कैंसिल होकर के आया 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन की नोटेशन देखो उसी तरह की दिख रही है ना, x/3 + y/2 = 1, यानी x/a + y/b = 1। तो ये आ गई इस इक्वेशन की क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमें निकालने हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो हमें पता है जो एक्स के नीचे लिखा जाता है वही ए होता है हमारे पास, और जो वाई के नीचे लिखा जाता है वो क्या होता है, बी। तो ए का नाम ही क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, बी का नाम ही क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। तो कोई एक्स इंटरसेप्ट पूछे तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारा 3, और कोई वाई इंटरसेप्ट पूछे तो वाई इंटरसेप्ट क्या निकल कर आया हमारा 2। तो इस तरह हम सोल्व करते हैं हमारी सिंपल इक्वेशन को जब हमें चेंज करनी है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में। बात समझ में आई। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला कोई नहीं होता, बस कुछ नहीं करना आपको, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट हो उसको राइट साइड में ले जाएं और जो भी कांस्टेंट पार्ट हो उसको उसी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जब हमारा कट पीट के कोई आएगा, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो पूरी तरह कटता नहीं। जैसे देखो, जैसे हमारे पास है 2x + 3y - 5 = 0, इस तरह का कोई है। तो सबसे पहले इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, यानी 2x + 3y = क्या आ गया 5। अब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, इस 5 से। तो 5 से, या भी 5 से, या भी 5 से। तो ये तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ देखो क्या बचा, 2x + 5 + 3y/5 = आया 1 आ गया। लेकिन देखो हमारे पास अभी पूरी तरह से ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें x अकेला चाहिए या y अकेला चाहिए। यहाँ तो 2x है, तो इस 2 को हमें पता है यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना, और इस 3 को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास वैसी इक्वेशन बनी। तो अब इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, 5/2 होगा, और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 5/3 होगा। तो इस तरह हम क्वेश्चनों को, इस तरह हम इक्वेशनों को ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी 2 फॉर्म, जिसको हमने नाम दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों बड़ी बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट फॉर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी बच्चे ने ये फॉर्म नहीं देखी, पहले ही चला गया वीडियो से, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेपर में बहुत बड़े 100% से 99% तक हमारे चांस होते हैं किसके, नॉर्मल फॉर्म के आने के। तो चलते हैं इस नॉर्मल फॉर्म की तरफ। लो जी, अब आ गए हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो 2 फॉर्म हमने डिस्कस कर ली, कौन कौन सी, इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चलते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी नॉर्मल फॉर्म की तरफ। कि इस नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले तो ये बात सीखो कि नॉर्मल जो फॉर्म होती है वो हम यूज कहा करते हैं। जैसे हमने जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो ऐसे सीखी थी, जिसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट को काट कर जाएगी और एक हमारी स्लोप निकालने के लिए, वो क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट कर जाएगी, जिसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकलेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म किस बला का नाम है फिर, नॉर्मल फॉर्म। सीधी सी बात है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब हमारी इक्वेशन देखो, जैसे हमारे पास कोई लाइन है और वो किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इस तरह, ये जो लाइन है ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको सी डी। तो अगर कोई लाइन जैसे ए बी है वो सी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, तब हमारी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म यूज होती है। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये इसको नाम दे देते हैं पी। क्या नाम दे देते हैं, पी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई। ये जो एंगल होता है जो इसके बीच में, देखो लाइन जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, लेकिन कुछ ऐसे होगी जिसमें हमारे पास कुछ डिस्टेंस दिया मिलेगा। डिस्टेंस मतलब पी।
क्लियर है। तो इस फॉर्म की भी हमारे पास कोई नोटेशन होगी लिखने की, जैसे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 या वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसकी नोटेशन थी वो क्या निकल कर आई थी, पहली इक्वेशन की वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी इक्वेशन की क्या थी कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही थी ना, इसकी ए इसकी ए। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की भी कोई नोटेशन होगी, कोई लिखने का तरीका होगा। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म का भी लिखने का तरीका होता है, क्या होता है वो, ये होता है एक्स कोस थीटा या एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, इज इक्वल टू पी। ये देखो सबसे अलग चीज आई है हमारे पास कि एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब ये क्या है, देखो पी तो हमने बता दिया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल अगर ये इक्वेशन इसको काट कर चली जाए इस तरह, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है, इस इक्वेशन को कैसे मान लो कि हमारे पास कोई लाइन है जो इस लाइन को इस तरह काट कर जा रही है, इस तरह, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये तो पी बोलेंगे हम, और जो ये एंगल होगा ये होगा एल्फा। बात समझ में आई, एल्फा और पी। तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये एंगल और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होती है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये जो इक्वेशन होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल निकालने में काम आएगी। जैसे वही एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह हम उस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया एक एक्स माइनस रूट 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर है, या इसको प्लस 8 ले लेते हैं। बात समझ में आई। अब इस इक्वेशन को देखो, जैसे दिखने में तो एक सिंपल इक्वेशन दिख रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन इस इक्वेशन को, इस सिंपल इक्वेशन को जब हमें इस बड़ी वाली नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा तो क्या कुछ पैटर्न फॉलो होगा। इसमें कुछ रूल लगते हैं हमारे किसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलने के, सिर्फ 2 स्टेपों में काम होता है। 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं, पहले स्टेप में हम इस पी को निकालेंगे, देखो हमसे पूछेगा वो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ और एंगल बिटवीन द लाइंस बताओ। तो सबसे पहले स्टेप में हम पी निकालेंगे और दूसरे स्टेप में इस अल्फा को निकालेंगे, और तीसरे स्टेप में, 2 ही स्टेप है मेन, तो तीसरे स्टेप में सिर्फ पी और अल्फा को यहाँ पुट करेंगे, जब हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। जैसे सबसे पहले पी निकालने का मतलब क्या होता है, स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, स्टेप 1 यानी पी निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो पी कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले है ना इनका मोड निकालना पड़ता है। मोड का मतलब क्या होता है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका मोड ये निकालना पड़ता है। जैसे एक्स का जो कोफिशिएंट होगा और वाई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगाएंगे। कैसे, देखो जैसे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आया 1, प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या है रूट 3 माइनस का माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे पूरा 3 आया, और 1 और 3 को ऐड किया तो क्या आया 4, और 4 को जब हमने बाहर निकाला तो 2 निकला ना, हमने पास मोड आ गया। अब इस मोड का करना क्या होगा, देखो ये स्टेप 1 का हिस्सा है हमारे पास। जो हमारे पास ऐसा करने के बाद, मोड निकालने के बाद जो चीज़ आएगी उसी चीज़ से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो एक बार, यानी इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। बात समझ में आई। जो हमारे पास x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट और उसका स्क्वायर करके ऐड करके जो रूट लगाएंगे, और उसके बाद जो चीज़ बाहर आएगी, जो निकल कर आएगा, आंसर आएगा, उसी आंसर से, उसी पॉइंट से, उसी वैल्यू से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। किस तरह ये काम आएगा ये चीज़ें निकालने के लिए, देखो ये आ गया हमारे पास 1/2x, ये आ गया माइनस का √3/2y, और ये आ गया 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, प्लस का 4, इस प्लस के 4 को उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का 4 आया ना। अब देखो अब एक चीज़ आ गई है क्या, कि हमारे पास क्या होता है कि x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है p। अब हमारे पास इज इक्वल टू में क्या है 4 है माइनस का, लेकिन ये p की वैल्यू है, ये क्या होती है p की वैल्यू। अब देखो p मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं माना जाता, तो इस नेगेटिव को हम इस साइड ले आते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई कि जो हमारा p होगा, ऐसा करने के बाद जो हमारा कांस्टेंट निकलता है इक्वल टू के उस साइड, वो हमारे किसकी वैल्यू होती है p की। तो अब ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, p की वैल्यू। तो p इज इक्वल टू आ गया, क्या निकल कर आया 4 यूनिट। क्लियर है बात, p की वैल्यू क्या आ गई अब 4। क्लियर। और ये ध्यान रखना कि यह कभी भी नेगेटिव ना आए, अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको इस साइड भेज कर साइन कॉमन लेकर हमारे पास उसको पॉजिटिव बना देते हैं। अब देखो अब क्या होता है, ये p आ गया, देखो इस तरह की इक्वेशन हमें बन दिख रही है थोड़ी बहुत। अब ये जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है कोस अल्फा, मतलब ये है कि ये कोस अल्फा किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा -1/2 के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। और हमारा y
जो कोफिशिएंट है वो y कोफिशिएंट के इक्वल होगा, यानी इस साइन अल्फा की वैल्यू क्या है √3/2। साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी √3/2। अब यहाँ से हम इस अल्फा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस का 1/2 को क्या लिख सकते हैं कोस 60 लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं। या कोस से कोस गया तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू माइनस का 60 डिग्री निकली। बात समझ में आई। और इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ भी इससे ये गया तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया पॉजिटिव का 60 डिग्री। अब हमारे पास एक नेगेटिव एंगल निकला है, एक पॉजिटिव। हम यहाँ हमारे पास तो अल्फा अल्फा यानी एक ही एंगल है, तो उस एक कॉमन एंगल को हम कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखना। यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी नॉर्मल फॉर्म का, अल्फा निकालने वाला। देखो हमारे पास ये कोस अल्फा है, कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव, नेगेटिव निकली है। और जो साइन अल्फा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव। अब ये देखेंगे, देखो अब ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा जिसमें ये कोस तो नेगेटिव है लेकिन साइन पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, जिसमें हमारा साइन तो पॉजिटिव मिलता है लेकिन जो हमारा कोस है वो नेगेटिव होता है। तो हम इस 60 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ले जाएं तो हमारे पास बात तो वही होगी, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, लेकिन हमारे पास इन दोनों का कॉमन एक एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों एंगलों को मतलब 60 डिग्री को हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर जाएंगे, जब इस 60 डिग्री को 180 डिग्री में से लेस करेंगे, मतलब ये 180 डिग्री इसमें से इसको लेस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई, 180 में से 60 गया 120 डिग्री। अब दोनों चीजें निकल कर आ गई हैं अल्फा बी और पी बी। पी की वैल्यू कितनी आई थी 4, पी बराबर कितना था 4 यूनिट, और अल्फा बराबर आ गया हमारे पास 120 डिग्री। दोनों चीज निकल कर आई। अब इन दोनों चीजों को क्या करना होगा, पुट करना होगा, बस और कुछ नहीं है। इक्वेशन आ जाएगी, जैसे देखो x एज इट इज कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री, प्लस y साइन अल्फा, साइन 120 डिग्री, और इज इक्वल टू p, p की वैल्यू क्या है 4। तो हमारी ये जो इक्वेशन आई है, अब ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला स्टेप में क्या किया था हमने, पहले स्टेप में हमने p निकालने के लिए क्या किया था, जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लगा दो, और जो वैल्यू निकलेगी, जैसे यहाँ 2 आई थी, जो वैल्यू निकलेगी उसी वैल्यू से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद जो हमारी राइट साइड में इस कांस्टेंट को उस साइड ले जाएंगे, जो राइट साइड में वैल्यू बचती है वो किसकी वैल्यू होती है, हमारी p की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इसकी वैल्यू। बात समझ में आई। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये p हमने निकाला है ये नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव आ जाता है तो उस पूरी इक्वेशन का साइन बदल देते हैं उसको पॉजिटिव करने के लिए। अब उसके बाद का क्या काम था, अब निकालेंगे अल्फा। निकाला अल्फा किस तरह, यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है और यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है उन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से जो y का कोफिशिएंट है और यहाँ से जो y का कोफिशिएंट है उनको कंपेयर किया, तो हमें एक बात समझ में आई। क्या, एंगल तो हमारा सेम दिख रहा था 60-60, लेकिन ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। तो हमने क्या कर दिया, एक क्वाड्रेंट निकाला जिसमें हमारे पास ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव, सेकंड आया, और उस एंगल को हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए। तो हमारे पास एक कॉमन अल्फा आ गया, कॉमन एंगल आ गया। अगर ये दोनों एंगल पॉजिटिव होते, लगा लो ये हमारा 4 है, ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, दोनों पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब हमारे पास दोनों एंगल कोई भी पॉजिटिव आएंगे तो हमेशा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे, और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे तो वही हमारी क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी। यानी अगर ये भी 60 डिग्री प्लस का होता है, ये भी 60 डिग्री प्लस का होता, तो हमारा 60 डिग्री उस अल्फा की आंसर होता, 60 डिग्री हमारा आखिरी आंसर होता। बात क्लियर है। अगर लगा लो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ऐसा जिसमें हमारे पास कोस नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव। तो कोस नेगेटिव होता है हमारा, सॉरी साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो उस केस में हम एंगल को कहाँ लेकर जाते, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास। तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म, जिस तरह हम इक्वेशनों को सोल्व करके उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलते हैं। तो सबसे पहले दोनों वैल्यू निकालनी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी p और अल्फा, और उस अल्फा और p को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एक फाइनल हमारे पास क्या आ जाती है, नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने सीखा है, नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता है जो हमारा एग्जामिनर होता है वो। तो हमने बेसिक पार्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन का आज पूरा का पूरा
हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, थोड़ा रिकवरी मार देते हैं। क्या होती थी, सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन सीखी, उसके बाद स्लोप का इंटरसेप्ट, स्लोप का जो हमारा कंसेप्ट था वो सीखा, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ लाइन सीखी, उसके बाद एंगल निकालने का फार्मूला सीखा, उसके बाद डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास एक पॉइंटिंग पॉइंट गिवन हो, एक हमारे पास उसकी स्लोप गिवन हो, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। दो पैरेलल लाइनों के बीच में रिलेशन सीखा था कि क्या होता है कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच में स्लोपों का क्या रिलेशन होता है। जब दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में स्लोपों का क्या रिलेशन होता है। और लास्ट में हमने सीखा था कि जो हमारी इक्वेशन होती है, अगर वो दो पैरेलल लाइनों के बीच में इक्वेशन निकालनी हो, या परपेंडिकुलर लाइनों के बीच में इक्वेशन निकालनी हो, या हमें क्या निकालना हो, एंगल निकालना हो दो पैरेलल लाइनों के बीच का। ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। और आज हमने सीख लिया है कि तीनों फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और ये नॉर्मल फॉर्म असल में होती क्या हैं, इनको निकालते कैसे हैं, इनका कंसेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मतलब स्ट्रेट लाइन का पूरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, कंसेप्ट होता है, वो क्लियर कर लिया है। तो अब जो हमारी वीडियोज होंगी स्ट्रेट लाइन की, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो पहले ये कंसेप्ट सीखना होगा, तो इन दोनों वीडियो को बहुत ज़रूर देखें। ये वीडियो आपको मिल गई है, दूसरों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।